वो करंट अफेयर से ही तैयार होगा। क्योंकि अभी जो पैटर्न हम लोग देखे वो ये देखे कि अब पीटी आप अच्छे से पढ़िएगा तो मेंस अच्छे से जाएगा, अगर मेंस अच्छे से पढ़िएगा तो जरूरी नहीं है कि मेंस अच्छा से जाए। क्यों? क्योंकि जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उसका बेस पॉइंट जो है वो आपका पीटी का कंटेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप मेंस में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अब ये विकास क्रम तो नहीं पढ़ सकते हैं जो लगातार पूछ रहा है 2 बार, जो बिहार हिस्ट्री का आप क्वेश्चन देखिए जीएस पेपर 1 का। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, चाहे वो पॉलिटी सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन हो, चाहे साइंस एंड टेक सेक्शन हो, इन तीनों का बिहार से रिफरेंस करके क्वेश्चन आ रहा है। बिहार का रिफरेंस करके क्वेश्चन आ रहा है। अब हमको बिहार पर्सपेक्टिव को ज़्यादा डायनेमिक पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे पीटी का या फिर बिहार करंट अफेयर का, वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसको ये समझ के चलेंगे कि हम मेंस के लिए भी कुछ टॉपिक है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, उसका क्या मोटो है, क्या उसको सरकार आगे क्या रणनीति बना रहा है, उसके संदर्भ में भी देखते हुए चलेंगे। हाँ, कुछ नाम है जो पीटी फैक्ट रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया सकता है, लेकिन हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन देखने के बाद अब ये लगेगा झारखंड में जैसे होता है ना कि झारखंड का पूरा सेक्शन एक है और फिर जीएस में भी झारखंड सेक्शन से क्वेश्चन आता है, वैसे ही बिहार में भी अब हो गया। तो आपको बिहार पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का एक ऑथेंटिक बुक जो डिस्क्रिप्टिव वे में हो, और उसके अलावा बिहार करेंट अफेयर, जिस पर सबसे ज़्यादा लगाम है लगाना है वो करेंट अफेयर है, क्योंकि बाकी सारा सेक्शन इसी में मिलता चला जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज के बिहार करंट अफेयर पर। पहला जो करंट है, अच्छा फाउंडेशन बैच को लेकर कल जो चलेगा, बिहार में जाति जनगणना को लेकर एक बात हमने देखा कि अभी ये क्वेश्चन भी आ गया, जातीय जनगणना को लेकर क्वेश्चन भी आ गया। अब इसका डीलिंग कुछ दूसरे प्रकार से होगा, जैसे वो लैंग्वेज में आएगा तो उस लैंग्वेज में लिखें, लेकिन यहाँ लैंग्वेज हटा दिए, जो तथ्यात्मक ज्ञान है जिसको आप वहाँ वैल्यू एडिशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वो यहाँ पर शामिल किए। ठीक, क्योंकि वो एडिटोरियल एनालिसिस शुरू किए हैं उसमें इसको रखेंगे, उसका पूरा एनालिसिस उसमें कर देंगे, और एक ऑलरेडी दे दिए हैं पीडीएफ आपको, जब जातीय जनगणना आया था तो उसका मैप बना के दे दिए थे। चलिए, तो इसको लागू कब किया गया? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार जाति गणना को जारी किया गया है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए पीटी फैक्ट, ये सारा पीटी फैक्ट है, ये टोटल जो है वो पीटी फैक्ट है हमारे लिए। कितना पूरा जनसंख्या है? अच्छा हाँ, चलिए हाँ, बिहार में टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन कितना है? 13.07 करोड़। ये डाटा आपको 2 रूपों में याद रखना है, एक तो इस तरह करोड़ में रखना है, और एक 13 करोड़ कितना लाख है ये सारा याद रखना है, तो वो डाटा हम दे देंगे आपको। ठीक, बिहार में रहने वाले लोग 13 करोड़ में कितना लोग रहते हैं? तो 12.5 करोड़ के आसपास लोग बिहार में रहते हैं, तो बाकी कहाँ हैं? तो या तो दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में है। तो बाहर रहने वाले कितने? 0.53 करोड़, यानी 53 लाख के आसपास लोग बाहर रहते हैं, जिसमें पुरुष आबादी कितना में? 13 करोड़ में 6.41 करोड़ जो है वो पुरुष आबादी है, और महिला आबादी है 6.11 करोड़। एक और चीज है, ये लैंगिक असमानता को भी दिखलाता है, यानी जेंडर इनइक्वलिटी को भी दिखाता है। ये कैसे? हमारे यहाँ पुरुष आबादी ज्यादा, महिला आबादी कम है। अन्य लोग जो हैं, यानी बाहर के लोग जो रहते हैं हमारे यहाँ, वो 82,836 लोग। तो ये एक डाटा है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हमारे यहाँ जातीय आधार पर विश्लेषण होगा तो पूछा जाएगा कि जातीय आधार पर कितने तरह के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो उसमें से फिर अन्य डाटा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे पहला, कुल जनसंख्या में विभिन्न वर्गों का हिस्सा कितना, जैसे देखिए रिजर्वेशन भी सरकार इसी अनुसार तय किया है। सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी भी आप देखिएगा तो वो जातीय गणना के आधार पर ही रिजर्वेशन को कितना कर दिया है? अब 75%। 75% को ऐसे बांटे, 65% + 10%, तो ये 75% रिजर्वेशन बिहार में हो जाता है।
EWS का पहले से ही 10 था, यानी सरकार ने 15% बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। लेकिन वो बढ़ाया है कहाँ? तो वो बढ़ाया है जातीय आधार पर, जो हमारे यहाँ गणना हुआ है उसके आधार पर सरकार ने आरक्षण के प्रावधान को बढ़ाया। अब इसको यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़े स्तर पर जो जाति है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसलिए इनका रिजर्वेशन में इसका चांसेस भी बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आप आइएगा तो फिर पिछड़ा वर्ग का है, तो ये दोनों मिलाकर लगभग 45% के आसपास रिजर्वेशन ले रहे हैं, मे भी अगर करेक्ट हूँ मैं तो। अनुसूचित जाति का हमारे यहाँ 19.651% है, और वहीं जनजाति तो हमारे यहाँ ज़्यादा है नहीं। वहीं अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के 15.5224% हमारे यहाँ। अच्छा, इस डाटा को कैसे हम लोग देखेंगे? इस डाटा को देखने का नजरिया तो एक तो ये तथ्यात्मक ज्ञान हो गया, और दूसरा बिहार में जातीय विविधता को यह दिखाता है, विविधता का परिचायक है, विविधता का परिचायक है। अच्छा, एक और कंटेंट है कि यह वोट बैंक की राजनीति को भी प्रदर्शित करता है, करता है या नहीं करता है? एक और चीज है, सरकार के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में भी इस डाटा की अपनी भूमिका हो सकती है। ये वाला पॉइंट आप समझे, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, क्योंकि सरकार जितना भी पॉलिसी या जितना भी प्रोग्राम बनाती है ना, वो डाटा के आधार पर ही तो बनाती है। तो सरकार के पास अगर ये डाटा है तो सरकार विभिन्न जातिगत स्तर पर अपने प्रोग्राम को या अपनी पॉलिसी को निर्माण कर सकती है। तो ये आधार है हमको इस डाटा को देखने का, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि भैया हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर क्या स्थिति है। तो नो डाउट हमारे यहाँ हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 10,71,92,958 प्रतिशत के रूप में ज़्यादा याद रहेगा, यानी अप्रॉक्स 82% पॉपुलेशन जो है हिंदू आबादी का है। 13 करोड़ में से हिंदू आबादी कितना है? तो 82% के आसपास है। ये अप्रॉक्स भारत के हिंदू आबादी से मिलता जुलता है, ठीक है। इस्लाम यानी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ कितना? तो 17.70% है। उसके बाद ईसाई, इसके बाद सिख, बौद्ध, जैन, इन सब का प्रतिशत बहुत ही कम है। तो बिहार में अगर जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर विश्लेषण किया जाए तो हिंदू ऐसे भी बहुसंख्यक आबादी के रूप में मौजूद है। और विकास की राजनीति के केंद्र में अगर रखकर देखा जाए तो हमको इन सभी को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और बिहार सरकार का नीतिगत शासन चलता है सुशासन से, तो सुशासन में भी इन सबको लेकर चलना है। तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ही पर्सपेक्टिव में हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया धार्मिक आधार पर। अगला है जातीय आधार पर, कि जातीय आधार पर हमारे यहाँ स्थिति कैसा है। तो जातीय आधार पर देखा जाए तो पहले भी 1931 में जब सर्वेक्षण हुआ था तब भी ग्वाला उस समय बोला जाता था, ग्वाला की संख्या सबसे ज़्यादा था। और अभी भी किनका संख्या सबसे ज़्यादा है? यादवों की संख्या, फिर रविदास का, फिर कुशवाहा का। लेकिन सबसे ज़्यादा यादव का है और सबसे कम किसका है? तो भास्कर जाति का। ये दो तथ्य है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कायस्थ नहीं देखे हैं? भास्कर, कायस्थ के भी नीचे भास्कर जाति है, उनका संख्या है। तो ये है हमारा जातिगत सर्वेक्षण या जनगणना जो बिहार सरकार द्वारा अभी हाल ही में करवाया गया है। अब आते हैं, अब देखिए ये ऊर्जा यूनिट से जुड़ा हुआ है। जब आप एनर्जी सेक्टर पढ़िएगा बिहार के संदर्भ में तो यहाँ ये कंटेंट वहाँ जाके जुड़ जाएगा। कहता है कि घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। अच्छा, इससे ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीने की संकल्पना का विकास हुआ है।
क्योंकि जैसे ही एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होता है, इसका एक सीधा सा मतलब है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी इस एनर्जी का उपभोग करने में लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे भी हमारा फैक्ट्री है नहीं, उद्योग धंधे हैं नहीं। ठीक, कहता है कि उत्तर बिहार में 92% पॉपुलेशन है वो बिजली का उपभोग कर रहा है, और वहीं दक्षिण बिहार में कितना है, तो 86.8%। अच्छा, ओवरऑल बिहार में देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार का तीसरा स्थान है, जिसमें असम का पहला स्थान है और दूसरा स्थान झारखंड का। समझ सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के स्तर पर झारखंड की स्थिति हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो घरेलू बिजली उपभोग के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। यह बिहार के विकास क्रम को दिखाता है। ठीक, झारखंड के बारे में तो हम बोल सकते हैं वहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री भी, उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, यद्यपि यह घरेलू उद्योग को घरेलू उपयोग की बात कर रहा है, तो इसमें उन सबको तो शामिल ऐसे भी नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार एक अच्छा प्रोग्राम लेकर चल रही है, उसका नाम है मुक्ति। बिहार जल उद्योग का यह ब्रांड है मुक्ति। अच्छा, मुक्ति के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो बिहार के जेल में बंद कैदियों द्वारा निर्मित जो वस्त्र है ना, उसको बाजार में रखा जाएगा। जैसे कैदियों द्वारा जो बनाया गया सामान है, उसका भी प्रदर्शन होता है हस्तशिल्प मेला में। हस्तशिल्प मेला आप गए होंगे तो वहाँ होता है। तो मुक्ति भी इसी तरह का एक प्रोग्राम है जो बिहार सरकार बिहार कैदियों के लिए चला रहा है। कहते सरदार पटेल भवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस मुक्ति कार्यक्रम का अनावरण किया गया। ये फिगर गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, जीविका का नाम आता है तो जीविका दीदी का नाम अपने आप सुन, तो जीविका को लेकर एक छोटा सा हमारे पास है कि जीविका दीदियों द्वारा पहला मखाना उद्योग सहरसा जिले में शुरू किया गया। जीविका का तो योगदान हर फील्ड में है। अब देख रहे हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और बच्चों के लालन पालन सब में जीविका का योगदान देखने को मिला। अब जीविका दीदियों को जोड़ा गया है मखाना उद्योग से। अब पहला मखाना उद्योग कहाँ खोला गया है, सहरसा में। कहा जाता है मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत इस मखाना उद्योग को शुरू किया गया है। सरकार चाहती है कि छोटे स्तर पर मध्यम उद्योग बिहार में बढ़े। अच्छा, तो बिहार में बढ़े तो बिहार में जो संसाधन है उसी के आधार पर बढ़ सकता है। और हमारे यहाँ है क्या, तो हमारे यहाँ फल है या सब्जी है या दूध उत्पादन कर सकते हैं या कृषि है। तो सरकार उसी संदर्भ में यह देखने का काम कर रही है और जीविका दीदियों को जोड़ा गया है मखाना उद्योग से। कहते हैं मखाना, कृषि मंत्रालय का कहना है कि दुनिया का 90% मखाना है जो बिहार में उत्पादित होता है, और जब 90% मखाना उत्पादित होता है इसका लाभ भी बिहारियों को मिलना चाहिए, और इसी को केंद्र में रखकर मखाना उद्योग का विकास किया जा रहा है। मिथिला क्षेत्र में मखाना का कारोबार बड़े स्तर पर होता है, और वो मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार क्षेत्र है जहाँ अधिकांशतः मखाना का संकेंद्र है। तो आप जाइएगा दरभंगा या मधुबनी या समस्तीपुर शादी में, तो आपको मखाना का क्या चटनी भी मिलेगा, मखाना का आपको हलवा भी मिलेगा, सब मखाना का ही मिलेगा। कोई है यहाँ? अच्छा, आप चलिए ठीक है। तो मखाना का यहाँ उपयोग बहुउपयोग होता है। ठीक है, आएगा, सॉरी, कहते हैं यह खेती मिथिला क्षेत्र में होता है और मिथिला मखाना को जीआई टैग इसी बार दिया गया है। पहले मखाना था और अब हो गया है मिथिला मखाना। अच्छा, मिथिला मखाना को गोरगोन नट या फॉक्स नट भी कहा जाता है। इसका उपनाम जो है ये भी है। ठीक, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उत्पादों को कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 साल तक उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है जीविका शुरू कब से हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है जीविका से। जीविका बिहार में निम्न में से क्या का साधन है, क्वेश्चन आया है ना। जब प्रीवियस ईयर पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जीविका के बारे में जानना भी हमको जरूरी है। जीविका कब से शुरू हुआ? 2007 से शुरू हुआ। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका का नाम कहा जाता है। क्या नाम है फुल फॉर्म? बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन या परियोजना, जिसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं? जीविका। ग्रामीण सशक्तिकरण या ग्रामीण पृष्ठभूमि के समृद्धि का एक बड़ा आयाम है, बड़ा प्रोग्राम है, जिसको जीविका के नाम से हम लोग जानते हैं। कब से शुरू हुआ है? 2007 से।
ठीक है, यही पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सिंपल सा उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, खास करके महिलाओं का। इसलिए महिला जीविका दीदी बोलते हैं हम लोग, और जीविका दीदियों को हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है। बिहार के हर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जीविका दीदियों को जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है कौन? जीविका। किसके अंतर्गत कार्य करता है? ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत 1.30 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते खुले हैं हमारे यहाँ। और इनका अच्छा अचीवमेंट क्या पता है? ये ग्रुप जब पैसा लेता है तो उसमें से 98% पैसा बैंकों को रिटर्न है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए बैंकों को? उद्योगपति सब लेते हैं तो उसका रिटर्न की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यहाँ तो रिटर्न की जिम्मेदारी है और उद्योग धंधे भी अच्छे से फलते फूलते हैं। महिलाओं के साथ एक अच्छा बात है कि वो भागने की फिराक में नहीं रहती हैं, वो करने की फिराक में रहती हैं। यानी उस जो पैसा मिला है उसका सही तरीके से प्रयोग हो और उसका यूटिलाइज करके हम भी लाभ कमाएं और आप भी लाभ कमाएं। और जीविका दीदियों का यही भूमिका है बिहार में। जीविका भैया नहीं ना बोल, देखिए बिहार अभी महिला केंद्रित हो गया है, तो भैया का भूमिका पीछे चला गया है, भाभी का भूमिका आगे आ गया है। हाँ, महिलाओं को ध्यान में रखकर सरकार काम करने में लगी हुई है। कृषि रोड मैप 4 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया है। कब से कब तक के लिए? तो ऑलरेडी हम इस लोग इसको अच्छे बड़े स्तर पर पढ़ चुके हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव में पढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि 2023 से 2028 तक कृषि रोड मैप 4 का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला भी कि अब ये जो रोड मैप हम लोग लेकर आ गए हैं, इसके बाद किसी अन्य रोड मैप की हमको जरूरत पड़ने वाला नहीं। कहते हैं 18 अक्टूबर 2023 से भागलपुर में द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसी के अंतर्गत दूसरा विश्वविद्यालय भागलपुर में पहले से एक विश्वविद्यालय काम कर रहा है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कहते हैं फसल उत्पादन के साथ पशुपालन पर भी जोर देने की बात की गई है। किसमें? कृषि रोड मैप 4 में। बिहार में इसी संदर्भ में कहा जाता है कि अभी तक रोड मैप 3 बन चुका है। क्या उसका योगदान रहा है? तो कहते 5 कृषि कर्मण पुरस्कार हम जीत चुके हैं, ये योगदान है हमारा। कहते हैं 3 कृषि रोड मैप पहला जो हुआ है 8 से 12 तक, दूसरा हुआ है 12 से 17 तक और तीसरा हुआ है 17 से 22 तक। लेकिन कोरोना काल में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और ये हो गया 23 तक, एक्सटेंशन मिला था इसको। तो 3 कृषि रोड मैप ऐसे है कि इनके द्वारा लाया गया, कौन अनावरण किए, क्या उद्देश्य था, ये सब हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो इसको ज़्यादा हम लोग खींचे नहीं। तो ये था कृषि रोड मैप 4। अनावरण कौन किए हैं? राष्ट्रपति मुर्मू किए हैं। ये है रोशनी परवीन। कहाँ से? तो बिहार के किशनगंज से, बिहार के किशनगंज से है रोशनी परवीन। सामने देख रहे हैं। क्यों चर्चा में है भाई? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व युवा शिखर सम्मेलन हो रहा है। दुनिया से 6 युवा ही चुने गए हैं, उसमें से एक ये है जो भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा कन्वेंशन में करेंगे। तो 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र युवा हैं जो बिहार से जुड़ी हुई। नाम है उनका रोशनी परवीन। ठीक है, क्यों चर्चा में है पता चल गया। चलिए, तो एक बार हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं इसको देख लेते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जातीय जनगणना देखें और देखें कि बिहार में कितना जनसंख्या है। तो 13 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गया है, जिसमें बिहार से बाहर रहने वाले 53 लाख के आसपास लोग हैं और हमारे यहाँ अन्य राज्यों से रहने वाले लोगों की संख्या 82,836 है। इसमें सबसे ज़्यादा होंगे सिख होंगे और जैन लोग होंगे, सॉरी बौद्ध लोग होंगे। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़ा जनसंख्या पर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या पर ईबीसी है। ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कितना है? तो 36% के आसपास है। उसके बाद ओबीसी, उसके बाद तो अनुसूचित जाति, उसके बाद जनरल। ठीक, देखा जाए धार्मिक आधार पर तो हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है 82% के आसपास, फिर मुस्लिमों की संख्या है 18% के आसपास, बाकी सबका 0.5 0.11 है, ज्यादा बड़ा जनसंख्या वर्ग नहीं है।
लेकिन जातिगत आधार पर जनसंख्या को देखा जाए तो यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे कम भास्कर की जनसंख्या। कोई धर्म में क्या होगा? कोई धर्म मतलब कोई धर्म में 2125 लिखा हुआ, कोई धर्म नहीं मानने वाले नास्तिक लोग। हाँ, वह आपको क्या लगता है नास्तिक लोगों की संख्या कम है ना? कुछ लोग हैं ना कहते हैं हमको धार्मिक मूल्यों से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, हम अपना व्यावसायिक मूल्यों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, या एक ऐसे धर्म को स्वीकार कर चुके हैं जिनका किसी धार्मिक में जुड़ाव नहीं, जैसे वो राम रहीम के साथ जुड़ गए, बाबा रामदेव के साथ, निरंकारी बाबा के साथ जुड़ गए, तो उनका एक अलग तरह का प्रवृत्ति है जो इन धर्मों से अलग है। बात समझे? पानी लाइएगा नीतीश। देखिए बहुत सारे अजीब अजीब लोग हैं, और आज का जो नया जनरेशन है वो और अजीब निकलेगा। वो कहेगा भाई हमको धर्म से नहीं गेम से मतलब है, तब हम गेमिंग कम्युनिटी निकालिए, है ना। चलिए फिर हमने पढ़ा उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता बिजली जो उपभोग करते हैं उसमें बिहार का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर आता है असम और दूसरे स्थान पर आता है झारखंड। अगला हम लोग देखें कि मुक्ति करके एक ब्रांड, बिहार जल उद्योग का एक ब्रांड है जो बिहार के जेल में बंद कैदियों द्वारा जो निर्मित वस्तु है उनके लिए यह ब्रांड लाया गया है जिनका नाम है मुक्ति। मुक्ति चलिए, इसके बाद हमने जीविका दीदियों के बारे में पढ़ा कि बिहार के ग्रामीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से, सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से बिहार सरकार ने जीविका का निर्माण किया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बिहार ग्रामीण जीविका आजीविका परियोजना, जिसके जीविका के नाम से जानते हैं। फिर हमने कृषि रोड मैप 4 के बारे में पढ़ा जिसमें पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। अब दलहन और तिलहन फसलों पर जोर दिया जा रहा है, प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है, और 23 से 28 तक है। ठीक है, हाँ, मोटे अनाज के। रोशनी परवीन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग आते हैं बिहार में प्रदूषण को लेकर। आए दिन सुनते हैं कभी पटना तो कभी बेगूसराय तो कभी मोतिहारी, प्रदूषण के स्तर पर कोई ना कोई सिटी बिहार का है वो आते रहता है। पिछले साल ही हमने देखा था कि विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर थे? 5 शहर थे। तो ये आंकड़ा भाई आधा है, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, जब कोरोना खा गए तो प्रदूषण को भी खा जाएंगे, ऐसा हम सोच के चलते हैं। इसलिए बिहार सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह स्वास्थ्य समस्या बढ़ा है तो सरकार ने भी रोड पर CNG और इलेक्ट्रिक बस को उतार दिया, और सरकार ने स्क्रैपिंग नीति लाया है कि 15 साल से ज़्यादा के जो वाहन हैं वो रोड पर नहीं चल सकते हैं। तो बिहार सरकार के ये प्रयास तो हैं, लेकिन उससे क्या होता है? हम तो रहेंगे, बुरे कामों में तो हम रहेंगे। तो भारत में प्रदूषित शहरों में जो रिस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट है उसके आधार पर बोलता है दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, फिर पटना और फिर मुजफ्फरपुर का स्थान आता है। हाँ, ये कैसे कर दिए हैं? ये गलत कर दिए हैं। ये है कि बिहार टॉप, पटना आता है 20 पोजीशन पर। रुक जाइए देख लेते हैं। टॉप 3 में, हाँ टॉप 3 में सही है। टॉप 3 प्रदूषित शहरों में दिल्ली है, पटना है और मुजफ्फरपुर है। उसके बाद सबसे खराब यातायात वाले में हमारा कौन सा है? 2 शहर है, आरा है और बिहार शरीफ। आरा और बिहार शरीफ है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित में पटना सेकंड नंबर पर आ रहा है, और उस सबसे खराब यातायात में आरा और बिहार शरीफ का नाम। ठीक, तो ये रिपोर्ट दिया है रेस्पायर लिविंग साइंसेज द्वारा। अब देखिए हर रिपोर्ट अपना अपना होता है, अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग रैंकिंग निकाला जाता है। कल से स्टार्ट होने वाला है बैच, आप चाहें तो कॉल करके ले सकते हैं, नीचे चल रहा होगा नंबर, उस पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनका इंग्लिश होगा देख लीजिएगा। ये देख लिए। अब आते हैं टॉप 10 एग्रीकल्चर स्टेट इन इंडिया। आते हैं यहाँ पे। कहता है कृषि क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान है।
डेल्टा रैंकिंग के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग निकाली गई है, उसी में मुजफ्फरपुर का स्थान भी आता है। नहीं तो कृषि में शीर्ष स्थान पर है मुजफ्फरपुर, अच्छा से नहीं दिया हुआ है। हाँ मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार में नहीं, बिहार में कृषि के क्षेत्र के आधार पर मुजफ्फरपुर का रैंकिंग नंबर 1 है और पूरे भारत में 6वां नंबर पर है। यह डेल्टा रैंकिंग के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों की बात की गई है और मुजफ्फरपुर के बारे में आपको पता होगा कि इसको स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर शाही लीची का उत्पादन होता है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये दिया हुआ है। अब पहला लीची शो का भी आयोजन मुजफ्फरपुर में ही किया गया है, तो ये भी 2023 में ही हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर के बारे में था कि बिहार में कृषि क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन मुजफ्फरपुर कर रहा है, पूरे भारत में 6ठा पोजीशन पर है। इसको स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, शाही लीची के कारण। आते हैं भीम संसद का आयोजन हो। अब भीम संसद अभी मुख्यमंत्री ने आयोजित ही किया था, दलितों के संदर्भ में यह आयोजन किया गया, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मुख्यमंत्री ने बोला भी केंद्र सरकार को देखना चाहिए कितना बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ आए हैं। भीम संसद जिसका आयोजन कब किया गया? 25 नवंबर को। पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेटरनिटी कॉलेज, अच्छा ये ऐसे ऐसे लिखे हैं ना, अच्छा पशु चिकित्सा महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के विचारों को इस भीम संसद के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का बात कहा गया कि देखिए भीम संसद मूलतः राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया गया था, जिसमें अभी मांझी जी जो ग्राउंड लेवल पर उठ खड़े हो रहे हैं तो उनको दिखाया गया कि नहीं हमारा भी दलितों के बीच पहचान है, लेकिन राजनीतिक रूप से सरकार ये बात नहीं दिखा सकती क्योंकि संसद भीम संसद है। तो उन्होंने इसको किस रूप में दिखाया? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को संप्रेषित करने के उद्देश्य से, बताने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक संसद का आयोजन किया है जिसका नाम है भीम संसद। कहाँ हुआ है? तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, स्वयं से भी ललिता कुमारी और सुनीता का नाम अभी चर्चा में आ गया। ये वॉलेंटियर हैं, दोनों समाज सेवी हैं और नई दिल्ली में स्मृति ईरानी द्वारा ललिता कुमारी और सुनीता कुमारी को पुरस्कृत किया गया। क्यों पुरस्कृत किया गया? क्योंकि ये कुपोषित बच्चों को रेफरल सेवाएं और प्रबंधन प्रदान कर रही थी और इसको देखते हुए चूंकि महिला विकास मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, तो चूंकि यह बालिकों के संदर्भ में काम कर रही थी तो इन दोनों को, ललिता कुमारी और सुनीता कुमारी को बुलाया गया। और इसी क्रम में निराला स्मृति सम्मान की बात कर लेते हैं जो बिहार के अरुण कमल जी को दिया गया। ये दोनों मिला किनको? ललिता कुमारी और सुनीता को, किस कुपोषित बच्चों को रेफरल सेवाएं देने के लिए। लेकिन निराला स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया अरुण कमल को। ये तथ्य था, साइड में लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन? ये साहित्य के क्षेत्र में शायद काम करने के उद्देश्य से दिया जाता है। देखिए इसी में ललिता कुमारी और सुनीता कुमारी ये जो आशा कार्यकर्ता है, अब आशा का नाम आ गया तो आशा का फुल फॉर्म को समझना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो 2005 में आशा कार्यकर्ता का निर्माण हुआ है बिहार में। कहते हैं इसका उद्देश्य है हाशिए पर रहने वाले समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जोड़ना, यानी हेल्थ सेक्टर से इसको जोड़कर आगे बढ़ाना। तो आशा कार्यकर्ता बिहार में मूलतः ये जो प्रेग्नेंट आप होते मतलब होती हैं औरतें, तो उनको हॉस्पिटल तक लाने का काम करती है। तो 1100 माँ को भी मिलता है और 500 रुपया इनको भी मिलता है, आशा कार्यकर्ता को मिलता है। तो गांव के स्तर पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे जीविका दीदी एक्टिव है वैसे ही। ठीक है, अब ये अभी का डाटा नहीं पता है, ये पहले का पता है हमको। तो आशा कार्यकर्ता तो बिहार में कार्यरत हैं ही, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी कार्यरत है।
आशा आंगनबाड़ी अब मिलकर ही कहीं कहीं काम करते हुए आपको दिखा देंगे। जहां आशा का स्थापना 2005 में हुआ है, वहीं आंगनबाड़ी का गठन कब हुआ? 1975 में। ये इनका भी उद्देश्य वही है कि बच्चों के भूख और कुपोषण का मुकाबला करने में उनको मदद प्रदान करना या उनको मदद देना कि भाई अगर कुपोषण के शिकार हैं तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराया जा सके बच्चों के संदर्भ में। ठीक कहते हैं भारत सरकार द्वारा इसको निर्मित किया गया है और इसका मतलब होता है आंगन में आश्रय, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां बच्चों को आश्रय दिया जा रहा है। और आश्रय का मतलब होता है खाना पीना, रहना, भोजन व्यवस्था, सब कुछ करना। तो वो आंगनबाड़ी सेविकाएं करती। ठीक, बरौनी रिफाइनरी चर्चा में आ गया। बरौनी रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी रिफाइनरी पहले तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में। मिलान करने में आ सकता है, पूछा जा सकता है क्या कि भारत का प्रसिद्ध रिफाइनरी है, सबसे पुराना रिफाइनरी भी है। तो ये रिफाइनरी के बारे में आया है कि सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार इसको इस बार दिया गया। इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही बोला जाता है कि उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया गया है और बरौनी को राज्य का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इसी कारण से, किस कारण से? बरौनी रिफाइनरी के कारण बरौनी को औद्योगिक राजधानी बोला जाता है। जैसे भारत का बिजनेस कैपिटल कौन है? मुंबई। तो वैसे ही बिहार का बिजनेस कैपिटल है बरौनी। ठीक है, कहाँ है? बेगूसराय में। कहते हैं इसको बनाने की बात क्या कह रहा है कि 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से। तो बरौनी बनाया गया किसके सहयोग से? यूएसएसआर। पहले सोवियत संघ था, अब में रसिया है। ठीक है, कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन है अभी? तो वो जामनगर रिफाइनरी गुजरात में, रिलायंस का है जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है भारत का। उसके बाद भारत का पहला रिफाइनरी कौन है? तो दिग्बोई असम का रिफाइनरी है जो भारत का सबसे पहला रिफाइनरी है। और एनटीपीसी कहलाओ जो है वो कहाँ है? भागलपुर में। तो ये रिफाइनरी से संबंधित अन्य फैक्ट जो हो गया जो आपको जानना चाहिए। कहाँ एनटीपीसी है? बाढ़ है, कांटी है, कहाँ है? पटना में। हाँ, लेकिन बाढ़ कहाँ आता है? पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, पटना में नहीं है, पटना डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मोकामा तक तो पटना डिस्ट्रिक्ट ही। इनकम टैक्स के बगल में लिखा हुआ था एनटीपीसी बोर्ड। हाँ, अच्छा, बिहार में एनटीपीसी जहां भी काम करे उसका हेडक्वार्टर तो पटना ही रहेगा ना। सब चल रहा है पटना में, तो हेडक्वार्टर रहना लाजमी सी बात है। पटना में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, है ना। चलिए, तो हमने भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी देख लिया, हमने भारत का सबसे पहला रिफाइनरी देख लिया, हमने एनटीपीसी कहलगांव रिफाइनरी को देख लिया कहाँ पर अवस्थित है, और पटना में कहाँ है? बाढ़ में। जाइएगा पटना से होते हुए मोकामा, जमुई, तो आपको रास्ता में ही मिल जाएगा। चले आते हैं, शैलेश कुमार जमुई जिले से जुड़े हुए हैं, पैरा और एशियाई गेम 2023 में स्वर्ण पदक विजेता है। ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये छोटा सा फैक्ट है जो आ सकता है आपका। भारत का एशियाई गेम्स में रैंकिंग क्या रहा है? तो 5वां रैंकिंग रहा है। कितना मेडल हमने एशियाई गेम्स में जीता है? 111। करंट अफेयर में इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये 111 मेडल में 29 गोल्ड रहा है, सिल्वर 21 रहा है और ब्रॉन्ज 51 रहा है। तो खैर इसको बिहार के पर्सपेक्टिव से ही हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का कौन सा खिलाड़ी है? शैलेश कुमार, जिन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में? तो ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, अभी मोनूलाका स्टेडियम में रणजी मैच हो रहा है, जानते हैं? ये बदनामी वाला बहुत बड़ा इशू हो गया है। दिखाया गया, बिहार सरकार बोला भैया जिसको आना है आ जाओ अपने रिस्क पर देखने के लिए मैच। टूटे फूटेगा तो तुम लोग समझो, क्योंकि वहाँ सब पुलिस वाला का या जीआरपी का सब है कैंप, और मेट्रो वाला तो और तहस नहस कर दिया। हाँ, तो ये हमारा खेल का स्थिति है। जबकि हम लोग बोल चुके हैं कि मोनूला को विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाएंगे, और यही चलते आलोचना भी करते हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री ये बात बोले उसी के 2 दिन बाद मेट्रो वाला सारा प्रोजेक्ट वहीं जाके रख दिया गया। तो राजगीर से क्या मतलब है आपको? वो नीतीश कुमार जी को मतलब है।
चलिए, कहते हैं सबसे बेहतर प्रदर्शन कि इसमें किसने किया, तो चीन ने किया है। अब देखिए हम जितना मेडल आए उससे दुगना तो ये गोल्ड मेडल ले आए, तो हम इसको क्या बोले, ठीक। चलिए एक और हैं प्रमोद भगत, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीत कर लाए, ये बिहार के वैशाली जिले से जुड़े हुए हैं। डबल में ब्रॉन्ज जीते और मिक्स में भी ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। तो ये प्रमोद भगत हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना कि ये स्वर्ण पदक भी जीते, मिक्स और ब्रॉन्ज में भी, मिक्स में ब्रॉन्ज जीत कर ये लाए। मिक्स में होता है कि 2 प्लेयर मिल के जीतता है, जैसे प्रमोद भगत का नाम है। कहाँ से जुड़े हुए प्रमोद भगत, बिहार से जुड़े हुए। बिहार में कहाँ से, वैशाली से, ठीक है। अब बढ़ते हैं त्रिशा झा के बारे में। बिहार के भागलपुर की रहने वाली त्रिशा झा हाल ही में चर्चा में रहीं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। ये पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं और बहुत छोटी उम्र में 16-17 साल की हैं ये, और इन्होंने बच्चों के लिए जो काम किया है उसी के लिए इनको द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ये। कहाँ से हैं, भागलपुर से हैं। त्रिशा झा नाम है। 37वां एशियन गेम्स, सबसे पहले बात तो कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया है। एक और चीज पूछा जा सकता है, नेशनल गेम्स, केम्मा नेशनल गेम का आयोजन इस बार 2023 में हुआ है। 37वां नेशनल गेम का आयोजन इस बार हुआ है, ठीक है। एक बात और कि ये सब हो रहा है नवंबर में, तो नवंबर में हमारा एग्जाम तो उसके पहले हो जाएगा, तो ये करंट पूछा जा सकता है, ठीक है। कहते हैं इसमें बिहार ने 8 पदक जीता है और इसके साथ हम लोग 30वें स्थान पर काबिज है। 8 पदक में से स्वर्ण पदक कोई भी नहीं रहा, 3 रजत रहा, 5 कांस्य रहा, तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं। गटका पंजाब का एक खेल है, इसको इसमें पहली बार शामिल किया गया और 43 प्रतिस्पर्धा इस गेम में हुआ, गोवा में आयोजित हुआ। और श्रेया रानी ने ताइक्वांडो में विभाजन के बाद पहला बार कोई मेडल लाने वाली महिला बन गई हैं। ताइक्वांडो में हम लोग 1999 में मेडल लाए थे, उसके बाद बिहार में कोई मेडल नहीं आया था। ये श्रेया रानी है जो ताइक्वांडो में बिहार की पहली प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने कोई मेडल लाया, ठीक है। 36वें एशियन गेम्स में कांस्य पदक इन्होंने जीता था और इस बार भी ये जीती हैं। क्या की है ना, बहुत सारा जो डायग्राम हम बनाए थे ना उसको ये अच्छे से देखा नहीं पाए, ठीक है। अच्छा, ये श्रेया रानी कहाँ से है, लिख लीजिए आप, लिखे क्या, हम लिखवा देंगे। बेगूसराय से जुड़ी हुई है श्रेया रानी, बेगूसराय से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी किसको पढ़ा, हमने पढ़ा 37वां नेशनल गेम्स को। इसके पहले हमने पढ़ा इसको, त्रिशा झा को। इसके पहले हमने पढ़ा शैलेश कुमार को, जमुई जिले से जुड़े हुए हैं। एशियाई गेम्स में पैरा एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीत कर लाए, ठीक है। उसके बाद भारत के एशियाई गेम में प्रदर्शन को देखा, फिर चाइना नंबर 1 पर है, फिर हमने बरौनी रिफाइनरी को देखा और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश में एनएच की कुल लंबाई 1.32 लाख किलोमीटर हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। एनएच यानी नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, यानी कुल राजमार्गों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का 13.4% हिस्सा कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहा जा रहा है हमारा योगदान कितना है, तो मात्र 4%। ये लेटेस्ट डेटा है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों का लंबाई जो है 5358 किलोमीटर है, 5358 किलोमीटर है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर एनएच जो बना हुआ है 5.2 किलोमीटर बना हुआ है, यानी 1 लाख आबादी पर 5.2 किलोमीटर एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है हमारे यहाँ। कहाँ, बिहार में। कहते हैं
प्रति 1000 किलोमीटर पर लंबाई देखा जाए तो 56.9 किलोमीटर है बिहार में एनएच का। वहीं एसएच की लंबाई एनएच से भी कम। अच्छा, इस तथ्य को देखकर बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि एसएच का कम कैसे रहेगा। बिहार में स्टेट हाईवे कम है, नेशनल हाईवे ज़्यादा बड़ा है। पिछले बार देख रहे थे 3900 कुछ किलोमीटर था, इस बार 4006 किलोमीटर है। ठीक, सबसे छोटा एनएच कौन सा है तो एनएच 727A 4.5 किलोमीटर का है। बिहार का सबसे छोटा एनएच है। सबसे बड़ा एनएच, सबसे छोटा एनएच भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो हमारे यहाँ सबसे छोटा एनएच जो है एनएच 727A है। हो गया। चलिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, आप इसको देखिएगा, जितने भी पक्षी संबंधी जो गणना होता है उसको भारत में करने का काम यही करता है। कहते हैं एशियाई जल पक्षी गणना किया गया है किसके सहयोग से? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसका स्थापना हुआ 5 सितंबर 1883। क्या है तो एक गैर सरकारी संगठन है जो पक्षियों के परिप्रेक्ष्य में काम करता है। यह सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ा हुआ है। कहता है यह संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान से जुड़ा हुआ है और IUCN का जो लिस्ट बनता है उसको भारत में BNHS के सहयोग से ही तैयार किया जाता है। इसकी महत्ता को आपको बता रहा हूँ। यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का भी भागीदार है और इसी ने एशियाई जल पक्षी गणना किया है बिहार में। कहते हैं कि 2022 में बिहार में 222 प्रजाति था और 45,173 तरह के पक्षियों का अध्ययन किया गया था। लेकिन जब 2023 में अध्ययन किया गया तो यह संख्या 203 प्रजातियों का हो गया और 69,935 प्रजातियां हो गई जो हमारे यहाँ निवास करती हैं। यह गणना 30 जनवरी से 12 फरवरी तक किया गया। ठीक है, आगे है विश्व युवा सम्मेलन। चलिए, विश्व युवा सम्मेलन 2023 ग्लोबल यूथ समिट, जो अक्षर से ही पता चला है कहाँ हुआ होगा? चाइना में हुआ होगा। अच्छा, जापान भी हो सकता है। कहता है कि बिहार के कुल 6 युवाओं का चयन इसमें किया गया है, जिसमें किशनगंज की रोशनी परवीन के भारत की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ना इसको, पढ़ चुके हैं। चलिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। परवीन बाल सुरक्षा के मुद्दे पर काम कर रही हैं और यूनिसेफ से जुड़ी हुई हैं और इसी कारण से इनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ देता है कभी कभी, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जिसका गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया है। कहा गया है इसके अध्यक्ष अभी हैं एन वेने मन और 1965 में इनको अपने शांति कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये है यूनिसेफ, ये है यूनिसेफ। चलिए अगला आते हैं डाइट एक्टिविटी ऑफ बिहार। डाइट मतलब होता है, जब इसको हिंदी रूपांतर किया तो आहार लिखेगा, लेकिन ये आहार नहीं है, ये है स्कूलों को शिक्षण में प्रशिक्षण देने वाला प्रोग्राम। शिक्षा का भर्ती अभी बहुत तेजी से हो रहा है ना, तो के पाठक सर ने डाइट प्रोग्राम लेकर आया है, डाइट एक्टिविटी लेकर आया है। कहें कि भाई शिक्षक ऐसे ही नहीं चले जाएंगे क्लास में, बल्कि एक कौशल प्रशिक्षण से जाएंगे और उसी का नाम है डाइट एक्टिविटी। कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। भारतीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसका निर्माण हुआ है और भारत के हर जिले में यह कार्य कर रहा है। और यह कार्य करता क्या है तो यह शिक्षकों को अनुसंधान, कौशल और प्रशिक्षण देने का काम करता है। इसी में टॉप स्टेट है वो केरल है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार है। और हाल ही में जिस तरह बिहार में के पाठक सर की भूमिका बढ़ी है तो उसमें बिहार का रैंकिंग अभी सुधरा है।
नहीं तो कहाँ था शिक्षा में बिहार, खाली स्कूल कॉलेज खुला हुआ था, बाकी हम लोग को ज़्यादा मतलब था नहीं। तो यह मूलतः शिक्षकों को ट्रेनिंग देने से जुड़ा हुआ है, जिसमें टॉप 3 स्टेट में बिहार स्टेट का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला तो ऐसे भी आना ही आना है, केरला से तो कंपेरिजन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार अगर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करा है तो हमारी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अटेंडेंस के अलावा कुछ होता था नहीं। लेकिन इस बार जो शिक्षा विभाग काम कर रहा है उसमें आप सुने कि नहीं सुने कि हर शिक्षक को 5 विद्यार्थी है जो गोद लेना है, मैक्सिमम 5 विद्यार्थी, और उसको गोद नहीं लेना है, खाली उसको पढ़ाना है, लिखाना है और पास करवाना है। और अगर बच्चे पास नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करेगा कि भैया काहे पास नहीं किया है। अब टीचर बनना आसान नहीं। अभी देखिएगा एकदम बायोमेट्रिक लगा दिया गया है, दौड़ल जाते हैं, दौड़ल आते हैं, बीच में आप उठ के भाग भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि सारा बायोमेट्रिक है, पता चल जाएगा सारा चीज़ें। बच्चा पढ़ना चाहता है, बड़ी बात तो है कि आप उसको इन्वायरमेंट नहीं देते हैं। हम एक बात देखें गांव में कि जितना भी कॉन्वेंट स्कूल गांव में खुल रहा है वो भरल है, कोई खाली नहीं है। अंग्रेजी स्कूल जितना भी खुल रहा है वो भरा हुआ है सब। अगर भरा हुआ है तो बच्चे को पढ़ाना गार्जियन चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो वो भरा हुआ नहीं रहता। किसी भी पिता के पास या परिवार के पास अगर थोड़ा सा भी पैसा होता है तो उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसके बच्चे पढ़ें। सही बात, ठीक। तो ये है हमारा डाइट एक्टिविटी, जिसमें बिहार का टॉप 3 में स्थान है। ठीक, अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए क्योंकि बिहार ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया। 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ये वो है जो कहाँ पर हुआ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है, 7 से 10 नवंबर के बीच। ये डेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, और इसके बारे में जो आपको जानना है वो जानना है कि बिहार ने कितना मेडल जीता। तो कहते हैं तमिलनाडु में हुआ है, बिहार ने कुल 11 मेडल जीता है, 11 पदक जीते हैं, जिसमें सबसे अच्छा बात रहा है कि स्वर्ण पदक हमने ज़्यादा जीता है, 6, 4, 1 एस और रजत, सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, कहते हैं दुर्गा सिंह ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। दुर्गा सिंह जो 1800 मीटर, अच्छा अंडर 18 में है, 1500 मीटर दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। निशु कुमारी अंडर 20 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीती हैं। कीसू सिंह अंडर 14 में जैवलिन थ्रो में अब देखिए जैवलिन थ्रो में भारत का अच्छा, जैवलिन थ्रो समझते हैं ना, वो भाला जो फेंका जाता है। ठीक है, और भी मेडल है जो हमने अपने नाम किया है। रिले टीम जो बिहार का है उसने 1x400 में रजत पदक जीता है। वीरेंद्र यादव में अंडर 16 में जैवलिन थ्रो में ही स्वर्ण पदक। अब जैवलिन में आप देखिए 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हम लोग। ठीक है, और रोहित राज ने ट्राइथोलॉन में स्वर्ण पदक जीता है, वहीं पीयूष राज ने भी डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। तो ये सारे खेल में बिहार कुल मिलाकर कितना स्वर्ण पदक जीत लिया है? 6 स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक कितना जीता है? 4 जीता है और 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो ये है हमारा परफॉर्मेंस। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन परियोजना, हर प्रखंड से अब गाड़ी निकले, मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक सपना था कि बिहार का कोई भी जिला हो, वहाँ से बिहार पटना की कनेक्टिविटी 5 घंटा के अंदर पूरा हो जाए, यानी 5 घंटा में हम वहाँ से यहाँ पहुँच जाए। और सरकार अब इसे आगे जोड़े जा रही है, इसके बियॉन्ड जा रही है और सोच रही है कि हर प्रखंड से एक बस सेवा शुरू हो।
अच्छा, बस सेवा शुरू हो तो हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती है, तो इन्होंने बोला भैया आपको अगर बस खरीदना तो खरीदिए, हम 5 लाख सब्सिडी देंगे, अनुदान देंगे। तो यही बात कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन परियोजना जो परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है, इसका संचालन 25-26 तक होगा। 496 प्रखंडों के लिए बस खरीद पर 5 लाख रुपए अनुदान देने की बात कही गई। 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। कहा जाता है बिहार में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स अब बढ़ा दिया गया है, पहले 18 था, अब 28। हम इसलिए बात कर रहे थे कि बिहार का युवा गेमिंग वाला युवा हो गया। हर कोई मोबाइल खरीद रहा है जो गेम जिसका प्रोसेसर बड़ा बढ़िया हो, ताकि वो गेम भी होता है, अब जीबी में होता है ना, जीबी में गेम। हम लोग केबी में गेम खेलते थे, फिर एमबी में आया और अब जीबी में आया, अब उसके आगे बाद आगे फिर टीवी में आ जाएगा। टीवी मतलब हाँ टेराबाइट में। तो ये गेमिंग यूज है, तो सरकार ने भी इसका लाभ सोचा और 28% टैक्स लगा रही है सरकार। मॉडल टाइम टेबल, बिहार सरकार ने कहा कि भैया आप सरकारी स्कूल टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, ऐसे ही नहीं जब उठे जब मन किए पहुंच गया, जब मन हुए चले गए, तो ऐसा अब चलेगा नहीं। तो बिहार सरकार ने इसके लिए क्या किया, खास शिक्षा मंत्रालय ने कि मॉडल टाइम टेबल लेकर आया है। सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम टेबल के हिसाब से भी अब पढ़ाई होगा। कहा जा रहा है यह समय सारणी में 9:30 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ाई होता है। पहले 10 बजे से 4 बजे तक होता था जब हम लोग पढ़ते थे सरकारी विद्यालय में, अब 9:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। प्रत्येक शिक्षक को अधिकतम 5 बच्चों को पढ़ाना होगा, और सिर्फ पढ़ाना नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा और उसको पास भी करवाना होगा, नहीं तो दंड के भागीदार वो बनेंगे। कहा जा रहा है इसी को लेकर आगे है मिशन दक्ष। यह कवायद मिशन दक्ष के नाम से जाना जाएगा। जो शिक्षक को 5 बच्चे को पढ़ाना होगा और उनको पास करवाना होगा, ये किस प्रोग्राम के तहत, मिशन दक्ष के तहत किया जाएगा। कहते हैं परीक्षा में बच्चे फेल होंगे तो संबंधित शिक्षक जिम्मेदार होंगे और उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। भैया अपना बच्चा तो संभालता नहीं है शिक्षक को, अब दूसरा का बच्चा कैसे संभालेंगे, ये एक बड़ा शिक्षक टेंशन है। बोला जाता है गांव में ना कि शिक्षक का बेटा कभी पढ़ा लिखा नहीं होता है। अरे भाई पहले की बात था, अब छोड़ दीजिए ना। पहले क्या होता था कि टीचर आप दूसरे स्टूडेंट पर इतना ध्यान देते रहता, अपना परिवार छूट जाता था। खैर अब गलत सही दुनिया में आप बहुत आगे निकल गया है। लोकोक्ति में कई सारे लोकोक्ति जो अब अप्रासंगिक हो गए, तो उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, हमने पढ़ा था कि मछली उत्पादन में बिहार का भारत में 4था स्थान है, ये हम लोग पहले पढ़े थे। अब मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर होते चला जा रहा है। कल राज्य में 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली का डिमांड है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है 7.62 लाख टन, यानी अप्रॉक्स हम लोग मछली का उत्पादन कर पा रहे हैं। अब हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हर गांव में पोखर या तालाब खुदवाना। पोखर या तालाब पर सब्सिडी देना, सरकार सब्सिडी दे रहा है ना, 90% तक सब्सिडी मिल रहा है, और इसका लाभ हो रहा है कि हमारे यहाँ मछली उत्पादन बड़े तेजी से। कोई भी छोटा सा भी किसान है वो अपने यहाँ तुरंत मछली पालन तालाब खुदाई काम करवा रहा है। कहते हैं प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति जो मछली खपत है हमारे यहाँ 6.464 किलोग्राम के आसपास है, यानी एक साल में हम लोग 6.5 किलो के आसपास मछली खा जाते हैं। तो क्या सर कितना कम खाते हैं, तब मुर्गावा अंडावा मीटवा कहाँ जाएगा, वो भी तो है उसमें, उसका अलग डेटा है। हाँ, ये सिर्फ मछली का डेटा है। यहाँ से रही है, खाती है, ज़्यादा खाती है कम खाती है। हाँ, तो ये अब देखिए अंडा उत्पादन में बिहार बहुत आगे है। प्रत्येक व्यक्ति पर बिहार में इतना अंडा उत्पादन करते हैं कि 25 अंडा खा सकते हैं पर डे हम लोग। बिहार में अंडा उत्पादन कितना बड़े स्तर पर होता है। मुर्गी कुक्कुट पालन भी हमारे यहाँ अच्छा खासा है, बकरी भी पालते रहते हैं, दूध पीते हैं, काट के खाते भी हैं। तो ये सब हो रहा है। अब मुँह तुम लोग खाने का काम तो होता है, खाते हैं ना, सारे लोग का काम है, जो जिसको जो अच्छा लगता है वो काम करता है, ठीक।
कहते हैं मछली में सबसे पसंदीदा मछली है वो कतला है, फिर रेहू है और फिर मृगल जिसको नैनी कहते हैं वो है। तो सबसे अच्छा हमको कतला लगता है, फिर रेहू लगता है। अब बिहार का कौन सा मछली है जो राज्य मछली है? मांगुर। ठीक है, अब ला के दिखाएं आए कतला कैसा होता है। हाँ, अब जब खाइएगा ना तो पूछिएगा सामने वाले को कि कतला मछली हमको दीजिए, तो दिखाएगा, फिर कहेगा मांगुर दिखाइए, फिर रेहू दिखाइए, फिर कहेगा ज्ञान हो गया अब हम जा रहे हैं, खाना नहीं है। चलिए, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक जिला कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट है आपका शेखपुरा है। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन यही होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए ना, पश्चिम बंगाल। और बिहार चौथे स्थान पर है। शीर्ष देश कौन सा है मछली उत्पादन में? तो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है पहला, फिर दूसरा भारत और तीसरा इंडोनेशिया। ये सारे तथ्य हैं मछली उत्पादन से जुड़े हुए, मछली उत्पादन से जुड़े हुए। तो बिहार मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा मछली हम लोग कौन सा खाते हैं? कतला खाते हैं। और हमारा राज्य मछली कौन सा है? मांगुर है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? शेखपुरा, जबकि बहुत बड़ा जिला नहीं। देखिए, बिहार सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए। जितना ज़्यादा निवेश आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और हमारे यहाँ अभी तक हमने बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था तो ये देखा था कि सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश आ रहा है, इथेनॉल उत्पादन में निवेश आ रहा है। लेकिन बिहार सरकार चाह रही है कि अन्य सेक्टर में भी ग्रोथ बढ़े, और सरकार इसके लिए बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद का बैठक बुलाया। कब? 10 नवंबर को। किसके लिए? निवेश लाने के लिए। ठीक है, कहता है 50वीं बैठक बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद का एक बैठक है, 50वां बैठक है, जिसमें 820.76 करोड़ का 46 निवेश हमारे यहाँ आया है। अभी आया है, आएगा, ये बात कह लीजिए, आएगा। सर्वाधिक निवेश किस में आया है? तो राइस मिल बनाने में 13 प्रस्ताव आए हैं, खाद्य प्रसंस्करण में 14 प्रस्ताव आए हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ निवेश को लेकर काम हो रहा है कि देखिए राइस मिल क्यों? क्योंकि चावल का सबसे अच्छा उत्पादन हम लोग करता है और उसका प्रसंस्करण करना है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो बिहार में बहुत डेवलपिंग स्टेज पर पहुंचा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण। कहते हैं साथ ही वैशालीपुर में लेदर फुटवेयर का निर्माण किया जाएगा, और उसके साथ साथ हाजीपुर में बिस्कुट और केक यूनिट का निर्माण किया जाएगा। तो ये तथ्य है जो पूछा जा सकता है, किसी में भी पूछा जा सकता है, ये कोई सा भी एग्जाम, भी SSC हो सकता है, दरोगा हो सकता है, BPSC हो सकता है, कि भैया लेदर फुटवेयर का फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वैशाली में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, बिस्कुट और केक यूनिट कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाजीपुर में। कहते हैं कि इसके अलावा भागलपुर के नौगछिया और पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट लगाए जाने की बात हो रही है, और पटना में क्या लगाया जाएगा? फूड लैब। ये परीक्षण के लिए होता है, ये ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो पूर्णिया वाला अलग है, ये अलग है। नहीं, फूड लैब उसके लिए, इथेनॉल के लिए नहीं है। अभी देख लेंगे एक बार, इसको देख लीजिएगा, ध्यान। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभागीय अनुदानों में लाभ रैंकिंग निकाला गया श्रम मंत्रालय द्वारा। लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है जो कहता है विभिन्न विभागों में कि जो योजना लाया गया है उसका सबसे अच्छा लाभ कौन ले पाया। तो कहते हैं कि विभागीय योजना जितना भी लाया गया है उसमें मधुबनी बहुत अच्छा काम किया है, और सबसे बुरा जो काम किया वो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। मतलब जैसे डिपार्टमेंट प्रोग्राम लाता है ना, विभिन्न प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वित करने में सबसे अच्छा कौन किया है? मधुबनी। और सबसे खराब परफॉर्मेंस नालंदा का है। कहता है यह जो निकाला गया है रिपोर्ट रैंकिंग, यह 9 मानकों का आधार बनाकर निकाला गया है। जैसे भवन निर्माण हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, प्रवासी कामगार हो गया, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हो गया। इन सब के आधार पर विभागीय योजनाओं का लाभ रैंकिंग निकाला गया है। ठीक है,
तो इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है? मधुबनी ने। और सबसे बेकार प्रदर्शन किसने किया है? नालंदा ने। कहते हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन, ये भी बिहार में निवेश लाने के लिए ही है। जैसे अभी हमने निवेश बैठक देखा था, यह भी चाहता है कि बिहार में निवेश आए, लेकिन बिहार में कोई आता नहीं है, तो भाई दिल्ली में हम आयोजन करवा लिए कि भैया यहीं कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आकर कीजिए। तो बिहार में साल 2023 में 585 इकाइयों में 6,354.63 करोड़ का निवेश हुआ है। मतलब पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक में हमारे यहाँ निवेश पूरा कितना हुआ? 6,354 करोड़ का। कहता है कि इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। पहले कपड़ा और चमड़ा उद्योग में, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण में, तीसरा आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और चौथा सामान निर्माण में। जो आप करना चाहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो भी है, आप जहाँ भी निवेश करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो बिहार सरकार इस बार निवेश को लेकर अच्छा खासा प्रोग्राम लेकर, सरकार चाहती है कि हमारे भी उद्योग धंधे हो, ताकि प्रवास की जो समस्या है वो कम हो, माइग्रेशन कम हो सके। और बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ से लोग उठकर, गांव सब तो खाली हो गया है, अब वीरान है, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं तो देखना होगा। लेकिन गांव में औरत और बूढ़ा के अलावा कोई नहीं। ठीक है। अगला एक नाम है जो है युसरा फातिमा। सिवान जिले से बिलोंग करती हैं युसरा फातिमा जी, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा हिंदी काव्य लिख दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि बिलोंग करती हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। युसरा फातिमा जी सबसे ज़्यादा हिंदी काव्य लिखा है इन्होंने। 4 हिंदी काव्य इनके महत्वपूर्ण है: जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी। तो इनका वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम लिखाया है। नाम है इनका युसरा फातिमा। कहते बिहार का राज्य कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। मैथिली कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, मैथिली कवि कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। इसी तरह भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये शायद जानते ही होंगे आप। चलिए हो गया। अब है 7वां ISC फिक्की स्वच्छता सम्मान दिया गया है। मैं मूलतः यह स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नीति आयोग द्वारा ना ला के फिक्की द्वारा ला गया है, जो ये उद्योग परिसंघ है। कहता है 20 से 21 नवंबर को इसका आयोजन हुआ। बिहार को 3 पुरस्कार 7वां ISC फिक्की स्वच्छता सम्मान में दिया गया। कौन कौन सा? तो पहला स्वच्छता डिजिटल में सबसे संचार के लिए दिया गया कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं संचार माध्यमों से अच्छा लोगों से। दूसरा लाइट हाउस इनिशिएटिव ढांचा का विकास करने में आपका योगदान अच्छा है। और तीसरा महिला चेंज मेकर्स में ODP प्लस गाँव के विकास के लिए आपको दिया गया है कौन सा अवार्ड? फिक्की स्वच्छता सम्मान 2023। कहते हैं यह जो महिला चेंज मेकर ODP प्लस मॉडल का अवार्ड है, ये लिया गया कोमल कुमारी द्वारा, जो जमुई के लक्ष्मीपुर पंचायत की मुखिया है। इन्हीं ने यह सम्मान, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोमल कुमारी ने प्राप्त किया है 7वीं ISC फिक्की स्वच्छता सम्मान का महिला चेंज मेकर ODP प्लस मॉडल का सम्मान। ठीक है। तो बिहार सरकार लगातार जो काम कर रही है स्वच्छता को लेकर, जैसे पटना इस बार स्वच्छता रैंकिंग में पुरस्कृत किया गया है। आपको पता है कि नहीं पता है, पता नहीं, लेकिन अभी आगे उसको देखेंगे। अभी मैथिली साहित्य सम्मान, मैथिली साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया सियाराम झा पारस को विद्यापति भवन पटना में। लेकिन इसमें अन्य कैटेगरी में भी सम्मान दिया जाता है मैथिली शरण सम्मान में। किसमें? तो संस्कृत साहित्य में जगन्नाथ झा को दिया गया है संस्कृत और रंगमंच सम्मान रीता दास को दिया गया है। विद्यापति मैथिली कवि समारोह में भी विद्यापति मैथिली कवि समारोह में दिया गया है। अच्छा, इसको सारा मैथिली साहित्य सम्मान है जो विद्यापति मैथिली कवि समारोह के रूप में इसको मनाया गया और इसमें यह दिया गया है। कहीं कहीं क्या होता है ना, ठीक, ये ठीक।
आगे बढ़ते हैं, मिशन सुरक्षा। तो हमने क्या देखा यहाँ, हमने देखा कि मैथिली साहित्य सम्मान से किनको नवाजा गया है, सियाराम झा सारस को। उसी में एक कैटेगरी है संस्कृत साहित्य में को जगन्नाथ झा को दिया गया, और संस्कृत और रंगमंच सम्मान दिया गया है रीता दास को। तो ये महत्वपूर्ण है जो इससे जुड़े हुए हैं। अब आते हैं अगला, वो है मिशन सुरक्षा। कहते हैं अपराध और उससे जुड़े पेशेवर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस द्वारा एक मिशन चलाया गया, इसका नाम है मिशन सुरक्षा। कहते हैं इसमें यह मिशन सुरक्षा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 जो चलाया गया था उसी का एक प्रतिरूप है, जिसमें अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। तो मिशन सुरक्षा अपराधियों से जुड़ा हुआ है। प्रवीण जी हो गया है, दे दीजिए। अगला है गंगा जल आपूर्ति योजना से पिछले बार क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान होगा तो, कि कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक, अब उसी में जल आपूर्ति योजना जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया है, उसके अंतर्गत जल जीवन मिशन में बिहार का स्थान 11वां है पूरे भारत में। हम लोग जल उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं बिहार में 96.42% लोगों को। जल जीवन हरियाली मिशन आप सुने होंगे, तो ये जल जीवन मिशन है जो हर घर में नल का जल पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। कहते इसी पर रिपोर्ट लाया गया है और उसमें बिहार का स्थान कितना है, 11वां है। कहते हैं कि इसमें पहले गोवा का प्रथम स्थान था, 100% पानी मुहैया करा रहा था। कहते हैं बिहार में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया गया है जल जीवन मिशन के तहत वो किया गया है खगड़िया, मुंगेर, मधेपुरा, इन जिलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो जलापूर्ति योजना में बिहार का रैंक कितना है, 11वां। तो यह है जलापूर्ति मिशन। चलिए अगला देख लेते हैं, दे दीजिए प्रवीण जी, टेंडर लेते जाओ। अगला जो है अच्छा ये कर दिए, हम ही सोचे कैसे आ गया ये। अगला आते हैं COP 28 हो रहा था, छोड़ दीजिए। COP 28 हो रहा था, नाम सुने, दुबई में आयोजित किया गया। इसमें बिहार की प्रशंसा की गई। काहला प्रशंसा किया गया भाई, तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको विश्व मानता है कि एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रीमियम योजना है हमारे यहाँ। कौन सा है, प्रीमियम। अरे कह प्रीमियम मतलब होता है कि सरकार प्रमुखता देता है इस तरह की योजना। हाँ, अरे वही तो एक है प्रीमियम पर्यावरण के लिए। अगर पहले तो ये दिमाग लगा COP 28 होता क्यों है, तो जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का यह मीटिंग। तो बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली प्रोग्राम की प्रशंसा की गई है। बिहार सरकार जो यह प्रोग्राम चला रहा है ना, क्या बोले, हे भगवान, जल जीवन हरियाली योजना 7 निश्चय से कहाँ जुड़ा हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है पर्यावरण के एस्पेक्ट, लेकिन नहीं तो अलग तरह थीम भी रहा है बिहार दिवस का जल जीवन हरियाली 2022 का। 2023 में तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति रहा है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो जल जीवन हरियाली के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा, बताइए तो। ये तो वही है, अच्छा अलग से है, ठीक है। चलिए, तो यही बात कर रहे थे कि COP 28 में बिहार की प्रशंसा किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार में वनीकरण को लेकर जो बिहार का जल जीवन हरियाली मिशन है उसके लिए कहते हैं कि जल प्रबंधन, कहता है ये जल प्रबंधन वनस्पति कवरेज और जीवन के अस्तित्व के बीच अंतर्निहित संबंधों को दर्शाता है यह जल जीवन हरियाली मिशन। अब देखिए ना, जल ही जीवन है और जीवन है तो हरियाली,
जल जीवन मिशन हरियाली अभियान। तो जल जीवन हरियाली अभियान को प्रशंसा किया गया है बिहार का यह जो अभियान है। आखिर यह अभियान लाया गया क्यों गया और किस उद्देश्य से लाया गया और कब लाया गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल जीवन हरियाली अभियान की बात किया जाए तो यह नीतीश सरकार का एक बहुत प्रीमियम योजना, पहले भी बात किया। ये क्या आ गया, अच्छा ये अगला आ गया क्या, आगे पीछे हो गया, चले कोई बात नहीं। इसी से जुड़ा हुआ है ये भी कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन सर्वेक्षण 2023 किया है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। ये जल जीवन सर्वेक्षण जो किया गया है उसमें बोला गया है कि बिहार का जो समस्तीपुर है ना वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, और दूसरे स्थान पर शेखपुरा, तीसरे स्थान पर सुपौल का स्थान आता है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण जो लाया गया उसमें सबसे बेहतर करने वाला जिला कौन सा है, समस्तीपुर है। तो यही यह तथ्य है जो इम्पोर्टेंट है और जल जीवन हरियाली से जुड़ा हुआ है। कहता है कि बिहार सरकार ने यह 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की है। कहता है इसमें सरकार ने क्या किया, इस योजना को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हर माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में किया। तो ये पूछा जा सकता है जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है, तो हर माह का प्रथम मंगलवार जल जीवन हरियाली मिशन का दिवस होता है। एक और बात, बिहार सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए बिहार दुनिया का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला खड़ा कर दिया, 18,000 किलोमीटर का, 1800 किलोमीटर का। 19 जनवरी 2020 को 1800 किलोमीटर से अधिक का मानव श्रृंखला करके विश्व रिकॉर्ड हमने बना दिया। पर्यावरण के क्षेत्र में इतना बड़ा मानव श्रृंखला खड़ा नहीं किया गया कोई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ रहा है। नहीं, वो भी हुआ था, शराबबंदी के लिए भी हुआ है, इसके लिए 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है बिहार में। नाव से लेके सड़क तक सब तो खड़े थे। एक और है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ये रूम तैयार किया है जिसको नाम है सहेली कक्ष। यद्यपि महिलाओं को कई सारे प्राकृतिक कारणों से असहज महसूस होती हैं या उनको थकान महसूस होता है, तो उनको सुरक्षा के लिए और आराम के लिए सखी कक्ष का निर्माण किया गया है। सहेली कक्ष, सखी कक्ष का है, सहेली कक्ष। कहता है राज्य के स्कूल में लड़कियों के लिए आराम कक्ष होगा, लड़कियों की माहवारी और शारीरिक समस्या के प्रति जागरूकता देने का भी काम करेगा, और इसी में महिलाओं से संबंधित अन्य वस्तुओं को भी रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़े तो वहाँ से वो ले सके। मूलतः शिक्षा विभाग यह करना चाहता है कि महिलाओं और लड़कियों की उपस्थिति विद्यालय में ज़्यादा हो, तो इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा करना जरूरी है। तो एक अगर ऐसा कक्ष रहेगा तो अब विशेष परिस्थितियों में भी विद्यालय प्रांगण में आ सकती है। तो इसीलिए सहेली कक्ष का निर्माण किया गया। आपको पता है कि महिलाएं या लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में होता नहीं, और इसका सबसे ज़्यादा उन्हीं को अभिशाप मिलता है, क्योंकि समस्याएं उन्हीं के के पास ज़्यादा है। तो इससे महिला भागीदारी और लड़कियों को शिक्षा के प्रति रुझान भी मिलेगा। 26वां पूर्वी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। एक यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि पूर्वी क्षेत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और अभी तो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है अमित शाह। हाँ, ठीक है। तो पहले तो पूछा जा सकता है कि 26 पूर्वी क्षेत्रीय बैठक के में आयोजन किया गया। 26, देखिए बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछते। एक बच्चा है बहुत ही ज़्यादा उत्कंठा के साथ, वो बोले बीपीएससी तो पूरा चेंज हो गया है, अब आसान कहाँ क्वेश्चन देता है। तो आप देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल, कुछ क्वेश्चन था जो आसान था, खास करके हिस्ट्री का क्वेश्चन इस बार आसान था, साइंस का क्वेश्चन हार्ड था, और करेंट का हार्ड नहीं था, अलग था, जो हम पढ़े नहीं वो पूछ दिया। तो हमारे पास एक हुआ जो बना कि नहीं यूपीएससी लेवल, अब हर क्वेश्चन को उसी नज़रिए से देखता है। लेकिन ये तो अलग बात है कि हर क्वेश्चन वैसा आता भी नहीं। हाँ, एक लेवल तक आप उसको उस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी तथ्यात्मक ही पूछता है यूपीएससी, लेकिन तरीका बदल गया है। ठीक,
कहते हैं पटना के संवाद भवन में इसका आयोजन किया गया पूर्वी क्षेत्रीय बैठक का, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहा गया कि क्षेत्रीय परिषद के बारे में जान लें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। यह क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषद है जो पूरे भारत में 5 जोनों में बांटा गया है, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो शामिल राज्य हैं वो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, और इसी की अध्यक्षता का आयोजन पटना में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नो डाउट अभी बताया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, चर्चा में आई रेशमा प्रसाद। क्यों भाई? क्योंकि पहली ट्रांसजेंडर हैं जो पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई। ये न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में आया था। हाँ ठीक है, तो ये है रेशमा प्रसाद, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर जिनको पटना विश्वविद्यालय के सेनेट का सदस्य बनाया गया है, आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, ये याद हो गया होगा। ये ट्रांसजेंडर वाला महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनको अभी तक नौकरी में भागीदारी नहीं दिया जा रहा था। इधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसी के बाद ट्रांसजेंडर की नियुक्ति हो रही। हम तो कहे तो हो, पहले नहीं होता था, वो जजमेंट के बाद से नियुक्ति होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023, इंटरनेशनल यूनियन फोरम 2023 की बात कर लेते हैं, जिसका आयोजन गया जी में किया गया है। अब एक बात और, सारा यूट्यूब और बुक पर लिखा हुआ है गया, जो गलत है। नाम परिवर्तन हो गया है गया का, और सोच रहे हैं कि कैसे गलत है। गया जी नाम हो गया है पिछले साल ही। अच्छा हुआ कब? हो गया गया जी में यह इवेंट हुआ है, और पहला संस्करण है। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दलाई लामा। ऐसे भी वहाँ पर कोई बड़ा उद्घाटन होता है तो उसका उद्घाटन दलाई लामा कहते हैं। धम्म संघ का भी आयोजन राजगीर में 2 बार हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया पहली बार बिहार में। कहते हैं उद्घाटन दलाई लामा द्वारा किया गया। 33 देश के 2000 से ज़्यादा विद्वान इसमें शामिल हुए हैं। और किया क्या जाएगा? तो कुछ नहीं किया जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित जो अभिलेख है, जो संकट है, समस्या है, विचार है, वही विमर्श किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म दोनों यहीं पर उपस्थित है। ठीक, तो कहते हैं इसी के संदर्भ में समझ लीजिए बौद्ध धर्म के गहन शिक्षा पर चर्चा होगी, और महाबोधि मंदिर का यहाँ नाम आता है, ये गया जी में वही है। और वो क्या है? तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बिहार का 2 स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और वो कौन कौन सा है? तो नालंदा खंडहर है, 2010 में इसको शामिल किया गया, और 2001 में शायद इसको शामिल किया गया। किसको? महाबोधि मंदिर को। तो बिहार में 2 ही हेरिटेज साइट है। एक और पूछे थे हम कि बिहार में अभी भारत में कुल कितना हेरिटेज साइट है? 2010 में इसको और 2002 में इसको। ठीक, भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना है अहमदाबाद का, गुजरात, अभी चर्चा में भी रहा था, पहला सिटी है। अच्छा, भारत में कुल हेरिटेज कितना है? 42 है। इसी में पूछे थे कि 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है, कौन सा है? तो आप बताए थे कंचनजंगा है, याद आया? ठीक, तो भारत में अभी तक कुल कितने हैं? 42 हैं। इन फ्यूचर बदलेगा तो आप बदल लीजिएगा, अभी तक 42 ही हैं। ठीक, अच्छा, अभी तक ना हम लोग बिहार को जो देख रहे थे, और बिहार में टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, पैसा आने की बात कर रहे थे, तो पटना या नालंदा जिला का नाम ले रहे थे, लेकिन दोनों को आउट करते हुए विकेट पर खड़ा हो गया है बांका। कहते हैं राजस्व के मामले में बिहार के जिले सबसे ज्यादा राजस्व देता है कौन? बांका जिला। अब बांका एक बार फिर से चर्चा में आ गया। इसके पहले चर्चा में क्या था, क्यों था? रोपवे बनाया गया है, बिहार का दूसरा रोपवे बनाया गया है। हाँ, अच्छा, सीतामढ़ी का इसमें दूसरा स्थान है। बेचारा पटना, और देखिए यहाँ जितना शिक्षित लोग हो गए तो सब पैसा टैक्स बचाने में लगे हुए हैं। अब बेचारा बांका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन वहाँ राजस्व पहाड़ों को काटा खूब जा रहा है। अच्छा, पटना का रैंक एक ही समान है।
अब भोजपुर का अंतिम है। तो राजस्व कलेक्शन में पटना जिला काफ़ी पीछे है, यद्यपि यह घोर करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, अभी मिशन दक्ष पढ़ चुके हैं ना। कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख शिक्षक का नियुक्ति हुआ। अब पूरे बिहार में लगभग 5 लाख टीचर हैं। तो 5 लाख टीचर 5-5 बच्चा के पढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? अब 5 लाख से ज़्यादा हो गया, 6 लाख के आसपास होगा, 25 लाख। तो 25 लाख छात्रों को पढ़ाना होगा। तो शिक्षक टीचर बनने के बाद माथा खपत कम नहीं, अपन बेटा बेटी संभाल नहीं रहा है, दूसरा के संभाले चलेंगे। तो ये मास्टर का जिम्मेदारी होगा। और ये नहीं ना, अपना नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। एक और है वीवर्स ऑफ होप, ये बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री मूवी बना, गया के बुनकरों को लेकर वीवर ऑफ होप करके एक डॉक्यूमेंट्री बना, और इसी पर को यूनेस्को ने पुरस्कृत किया। अब कैसे वीवर हैं जो बुनते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह अपने आप को चला रहे हैं, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री समझते हैं ना, शॉर्ट मूवी। अच्छा, हम भी सोचते कभी कभी ना कि हम लोग क्लास को भी कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमारे सब हैं जो वो शिथिल प्रवृत्ति के हैं, खाना पीना रहना और सोना। आप लोग से बोले थे कि सामाजिक कार्य कुछ हम लोग भी करें, महीना में कम से कम, मुंह बना रही है कि सर अपन जीवन चल ही नहीं रहा, दूसरा की सेवा हम करे जाएंगे। बोल दिए हम 2 बार सोचे भी, लेकिन अच्छा ठीक, ये गाय भी है जैना से बोले हैं हम, जैना से बिल्कुल हम लोग करेंगे। हाँ, तैयार रहोगे ना सर? उस दिन गायब रहेंगे, पेट दर्द मुंह दर्द सब, लड़की लोग को तो जानते ही है सर कितना बीमारी होता है, उस दिन ज़्यादा हो जाएगा। साफ पर टिका, अभी बढ़ने दीजिए ना क्लास, फिर शुरू करेंगे। होता है बीच में क्या हुआ, सारे लोग गायब हो गए। ये बात है, एक बार दूसरे का सहायता करके देखिए, आत्मसंतुष्टि खूब मिलता है। कुछ मिले ना मिले, खुशी मिलता है। क्यों मिलता पता है? क्योंकि आज तक हम खाने में ही लगे हुए हैं, किसी को खिलाने में नहीं लगे हुए हैं। बोले भी थे अच्छा खाना बनाइएगा तो मेरे लिए भी लाइएगा, कभी लाए हैं? नहीं लाए। हाँ, आप लोग कहिएगा तो हम भी खिला सकते हैं, लेकिन हमको खिलाने में ज़्यादा मेहनत है, आपको खिलाने में कम मेहनत। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्री, और अगर पुरस्कार मिलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इसका नाम है वीवर्स ऑफ होप। ठीक है, भू समाधान पोर्टल लाया गया। क्यों लाया गया? तो अभी कल ही एक रिपोर्ट आया है, हिंदुस्तान पढ़ रहा था मैं। बिहार में ना नाली गली के लिए लोग दिन भर मारा पीटी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। बिहार सरकार का रिपोर्ट है कि बिहार में अपराध का सबसे बड़ा कारणों में एक है भूमि विवाद, और दूसरा नली गली के कारण, नली और गली के कारण। तुरंत गांव में हाइपर हो जाते हैं लोग, भाई हमर गेट के सामने से नली गुजारेगा, दुर्गंध हम लेंगे, करोगे तुम। तो इसके लिए गांव में अपराध बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने इसको लेकर काम करना शुरू किया, और अभी देखिए 2 चीज़ कर रहा है। एक तो डिजिटल कर रहा है संपत्ति का, सारा चीज डिजिटल हो जाएगा। अब जो होता था ना कि कोई खरीद लिया कोई बेच दिया, वो अब समस्या समाधान। अब तो बेचारा दलित लोग को अब पता चल रहा है कि हमारा इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत 1975 में मिला था 5 कट्ठा जमीन, वो अभी जाके उनको पता चला कि हमारे नाम पर है, तब वो बेचारे खुश होकर उसको बेचने में लगे हुए हैं कि भैया ले लो। तो ये बड़ा अच्छा सुविधा मिल गया, बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और इसी के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया बिहार में, जिसका नाम है भू समाधान पोर्टल। भू समाधान पोर्टल बिहार में भूमि विवाद के निपटारे के लिए पोर्टल लाया गया है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि भूमि विवाद के कारण सबसे अधिक अपराध बिहार में होता है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जनसंख्या है ज़्यादा, भूमि है कम, तो भैया लड़ मर के अपना भूमि तो बचाओ पहले, और रेट हो गया है ज़्यादा, और हम हैं बेरोजगार, तो हमको जहाँ से पैसा आ सकता है वहाँ से आए, चाहे जान दे के ही क्यों ना आए। तो ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। ये है भू समाधान पोर्टल। अब बिहार को प्रमुख कुछ श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, उसको देख लेते हैं। चलिए, अगला है भोजपुरी पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार का आयोजन मुंबई में किया गया।
आप भोजपुरी तो जानते ही हैं। कौन कौन है भोजपुरी बेल्ट से या भोजपुरी सुनते हैं देखते हैं? आप भोजपुरी बेल्ट से हैं? अच्छा, आवाज़ कभी नहीं लगा भोजपुरी नहीं है। वहाँ के लोग होते बहुत, वो होता है ना हरियाणा वाले जैसे लोग एकदम, इसलिए ट्रेन में जब वो चढ़ते हैं ना तो कभी टिकट नहीं लेते हैं। हाँ, उनके साथ ये प्रवृत्ति है वहाँ। मतलब ये राजपूत इन लोग को संख्या ज़्यादा है थोड़ा, तो उन लोग का दबंगई चलता है ट्रेन में खूब, और टीटी भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ से बक्सर तक कोई ट्रेन में चेकिंग नहीं चलेगा। चेकिंग जो भी चलता है बक्सर के बाद चलता है, क्योंकि पता है सब वही होगा, और जाएंगे तो वहाँ पीट पाट देगा, वो बेकार चीज़। ठीक है, क्या हम बोकारो से आ रहे थे ना, हाँ तो एक टीसी आके थोड़ा जो लोग घुस गए थे ना रिजर्वेशन वाले में, उसको हटा रहा था। ये लोग बोल रहा था बिहार घुसने देखो ट्रेन के बिना, तो फिर अगले स्टेशन पे किसी खुद आ गया, बस प्यार से फिर बात करने लगा। होता ही है वहाँ पिटाई, या इधर होता ही है। चलिए, तो 18वां भोजपुरी फिल्म पुरस्कार में मुंबई में आयोजन हुआ। पहला जो हुआ था 2005 में हुआ था, ये 18वां है तो 2023 में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला आन बान शान को, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर मिला प्रमोद शास्त्री को, और सर्वश्रेष्ठ नायक मिला अरविंद अकेला को, जो अब अकेला नहीं है, शादी कर लिए है ना, कल्लू भैया जिसको कहते हैं। हाँ, अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला आम्रपाली दुबे को। ये था 18वां भोजपुरी फिल्म पुरस्कार। चलिए, अगला है बिहार में अगला पुरस्कार जो मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार बासुकीनाथ झा को मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। और जमनालाल बजाज पुरस्कार सुधा वर्गीस को मिला है। तो ये तथ्य था जो आपको याद कर लेना, एक बार देख लेना। अच्छा, ये देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको नहीं पता है कि अगले बार 23 से देगा या 24 से देगा। अधिकांश अभी फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि 24 से देगा, लेकिन अगर 23 से देगा तो आप लोग फिर चढ़ जाइएगा। तो इसलिए अच्छा है कि 3 महीने का इधर हमारा साफ हो गया डेटा। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो 24 से पढ़ेंगे। अब अगला सप्ताह से जो करंट अफेयर होगा, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट, तो बिहार करंट ऐसे भी रात मिला रहे, तभी उसको समराइज एक साथ कर देंगे ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये था बिहार करंट अफेयर 3 महीनों का। ठीक है, इसका पीडीएफ दे देंगे थोड़ा सुधार करा के, नहीं तो यही पीडीएफ दे देंगे। इंग्लिश वाला नहीं चाहिए तो हिंदी वाला तो कॉपी वाला ही दे देंगे, क्योंकि जितना डिजाइन सोचे थे उतना डिजाइन बन नहीं पाया। इससे अच्छा तो कॉपी में ही लिखा हुआ है। ठीक, अब